Hello everyone, my name is Sonakshi and I am here to present my topic The Age of Revolution 1830 to 1848. So let's start. तो सबसे पहले हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इसमें ये है, सबसे पहले हम देखेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन था क्या, उसके बाद 1830 की हम जो सेकंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी उसके बारे में देखेंगे, फिर देखते हैं कि हम ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे हुई थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा रोमांटिक इमेजिनेशन नेशनल फीलिंग की कुछ ज़्यादा ही फेमस हुआ था, इससे नेशनलिस्ट को बढ़ाया गया था, और पोलैंड का केस भी देखेंगे कैसे वहाँ पर लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। एंड फिर उसके बाद यूरोप में हंगर हार्डशिप पॉपुलर रिवोल्ट का पीरियड आता है जिसके बारे में पढ़ते हैं। फिर 1848 में थर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, इसे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो सिलेसियन में रिवॉल्ट हुआ था वीवर्स के द्वारा। 1848 में जो रिवॉल्यूशन किया लिबरल्स ने जर्मनी में, और जो फ्रैंकफर्ट असेंबली हुई थी, उसके बाद वुमेन्स का क्या रोल था, और एंड में देखेंगे कि क्या हुआ एंड में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते थे कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन था क्या। तो एज ऑफ रिवॉल्यूशन वाज अ पीरियड 1830 और 1848 के बीच में जब यूरोप ने बहुत ज़्यादा टर्मोइल एक्सपीरियंस किया, यानी कि डिस्टर्बेंस देखा, और देखा कि वहाँ पे दो आइडियोलॉजीज़ का मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा, जो थी कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म। अब जो लिबरल नेशनलिस्ट और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, उन्होंने ऐसा करा कि वो चाहते थे कि ओवरथ्रो हो जाए मोनार्की और वहाँ पे गवर्नमेंट आए जो पीपल को सपोर्ट करे। इसलिए यूरोप में बहुत सारी रिवॉल्यूशंस हुई उस समय में, इटली, जर्मनी, पोलैंड, टर्की और आयरलैंड, बहुत सारी जगहों में। उसके बाद हम देखते हैं कि 1830 में सेकेंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुई थी। मेनली इसे ज़्यादा फेमसली जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 1850 में जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी तो बर्बन डिनास्टी को रिस्टोर कर दिया गया था फ्रांस में, जिसे लिबरल रिवॉल्यूशनरीज़ ने ओवरथ्रो करने की कोशिश की, और ओवरथ्रो हुआ किंग चार्ल्स 10th का, जो कि फ्रेंच बर्बन मोनार्क थे, और उनके जो कज़न लुइस फिलिप थे जो कि ड्यूक थे ऑर्लियंस के, उनको वहाँ पे मतलब क्राउन दे दिया गया। जुलाई रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी जो हाउस ऑफ बर्बन रूल करता था, अब उससे जुलाई मोनार्की को रूल चला गया। सेकेंडली वहाँ पे जो प्रिंसिपल हेरिडेटरी के राइट्स थे उनको भी थोड़ा चेंज किया गया और सवर्निटी आ गई वहाँ पे। जो सपोर्टर्स थे बर्बन्स के उनको हम लेगिटिमिस्ट कहते थे, और जो लुइस फिलिप के सपोर्टर्स थे उनको हम ऑर्लियनिस्ट कह देते थे। अब ये जो जुलाई रिवॉल्यूशन था, इसकी वजह से जो बेल्जियम के पीपल थे इतने इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने भी अपनी फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए एजिटेट करना स्टार्ट किया, और जिसका वो 1850 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का पार्ट बने थे। उन्हें इतना इन्फ्लुएंस हुए कि वो भी अपनी फ्रीडम लेने के लिए अच्छा हो गए, मतलब वो मोटिवेट हुए कि वो उनको भी अपना इंडिपेंडेंस मिला यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स से। उसके बाद इन्हीं सब की वजह से जो क्लेमेंस वॉन मेटरनिक यानी कि ड्यूक मेटरनिक थे, उन्होंने ये कहा कि जो व्हेन फ्रांस इज नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मीन्स जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फ्रांस में हुई वो पूरे यूरोप में हुई, मतलब कि फ्रांस एक मेन सेंटर बन गया यूरोप की चीज़ों के लिए। और सब अब जो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसे हम फेमसली ग्रीक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये एक सक्सेसफुल वार था जो ग्रीक ने किया था अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, जिसका वो पार्ट था 15th सेंचुरी तक। जब ग्रीक में 1821 में रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के प्रति, मतलब यूरोप में पूरी जगह नेशनलिज्म के लिए रिवॉल्यूशन हुआ, तो ग्रीक्स के लोग भी इतने मोटिवेट हो गए कि उन्होंने कहा कि हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए अब ऑटोमन एम्पायर से। इसलिए उन्होंने रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट किया ताकि वो अपने ऑटोमन एम्पायर से फ्रीडम ले सके। बहुत सारे पोएट्स ने, सब आर्टिस्ट ने और उन लोगों ने जो सपोर्ट करते थे एंशिएंट ग्रीक कल्चर को, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, और जो पोएट आर्टिस्ट थे उन्होंने ऐसे ग्रीक को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कह के भी प्रेस किया। अब उनको बहुत ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन सपोर्ट भी मिला अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अब फाइनली जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थी उसने ग्रीस को 1832 में एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया। नाउ रोमांटिक इमेजिनेशन, नेशनल फीलिंग क्या था, मेनली नेशनलिस्ट को फैलाने के लिए कल्चर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। कल्चर में हमने देखा कि आर्ट, पोएट्रीज, स्टोरीज़ और म्यूज़िक्स ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया लोगों की फीलिंग्स को शेप करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए नेशनलिस्ट की फीलिंग्स को। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो लिटरेरी और कल्चर मूवमेंट का बहुत ज़्यादा राइज हुआ, जिसके हम रोमांटिसिज्म के नाम से भी जानते हैं, और इससे नेशनल सेंटीमेंट को पीपल के अमंग फैलाने की बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है सब। इसमें कल्चर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता था रोल की आइडिया ऑफ नेशन को फैलाने के लिए, और जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो रीज़न और साइज को क्रिटिसाइज़ करते थे। आर्ट, पोएट्री, म्यूज़िक, स्टोरीज़ के थ्रू नेशनलिस्ट फीलिंग्स को फैलाए थे। इसमें स्प्रेड किया जाता था इमोशंस और जो इंट्यूशंस, यानी कि जो हमारा अंतर्ज्ञान है, हमारे सिक्स सेंस की फीलिंग्स है, मिस्टिकल फीलिंग्स है,
उनको एनकरेज करा गया। मिस्टिकल मीन्स जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल फीलिंग्स हैं उनको। लैंग्वेज को यूज़ किया गया, जैसे कि पोलैंड में भी यूज़ किया गया था अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेंस के लिए फाइट करने में। कलेक्टिव जो लोकल फोक्स थे उनको कलेक्ट करके अमंग इलिटरेट्स सुनाया गया ताकि उनके अंदर भी नेशनलिस्ट की फीलिंग स्प्रेड हो सके। अब जो केस ऑफ पोलैंड है वहाँ क्या था, पोलैंड में रशिया ने अपना इन्वेशन कर लिया, इसकी वजह से वहाँ पे जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको यूज़ करने से बिल्कुल मना कर दिया गया, सब स्कूल्स में यूज़ करने से मना कर दिया। 1831 में वहाँ के लोगों ने, जो पोलैंड के लोग थे, उन्होंने एक आर्म्ड रिबेलियन भी किया, पर रशियन ने उसे सप्रेस कर दिया। अब पोलैंड के जो लोग थे उन्होंने लैंग्वेज को एक वेपन की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट दी रशियन डोमिनेंस। जो पॉलिश लैंग्वेज थी हर जगह चर्च गैदरिंग्स के लिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ कर जाने लगी, और जो पॉलिश का एक्सप्लॉयटेशन इतना हुआ कि वहाँ के लोगों ने उसको एक सिंबल की तरह स्टार्ट कर दिया कि स्ट्रगल का सिंबल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। अब हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 में यूरोप बहुत ही ग्रेट इकोनॉमिक डिफिकल्टी एक्सपीरियंस कर रहा था कि कुछ रीजंस की वजह से। सबसे पहले तो उसमें पॉपुलेशन बढ़ गई, तो पर कैप्चर इनकम लोगों की बढ़ गई, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमिक बर्डन हो गया। अब जो सीकर्स थे जॉब के वो ज़्यादा थे, जितनी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी उतने सीकर्स थे जॉब के। जो पॉपुलेशन थी वो माइग्रेट हो रही थी रूरल से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ताकि वो ओवर क्राउडेड स्लम्स में रह सके। और जो स्मॉल डायरेक्टर्स थे वो स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहे थे। जो इंग्लैंड थे वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, तो चीप मशीन मेड्स को लेने के लिए उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी। पीजेंट्स तो जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर को एंजॉय कर रही थी, वहाँ पे जो पीजेंट्स रहते थे उनको बर्डन फील करना पड़ रहा था फ्यूडल ड्यूज़ और ऑब्लिगेशन का। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बैड हार्वेस्ट हुई, उसकी वजह से फूड प्राइसेस बढ़ गए और पॉपेरिज्म यानी कि गरीबी वहाँ पे बढ़ गई। 1848 की तो थर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, उसको मिलियम फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जब ये हुई थी फरवरी 1848 में, इसकी वजह से जुलाई मोनार्की सेटअप की गई थी। जुलाई रिवॉल्यूशन के वक्त जो लुइस फिलिप ने की थी उसे रिमूव करके एक सेकेंड फ्रेंच रिपब्लिक का सेटअप किया गया। पेरिस में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपेरिज्म और अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज ये सब फैल रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने लुइस फिलिप को ऐसा फोर्स कर दिया टू गो अवे, फ्ली करने के लिए फोर्स कर दिया। नेशनल असेंबली वहाँ पे सेटअप की गई जिसने फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया और सफरेज दिया। मेयर्स जो 21 के अबव की एज है उनको सफरेज राइट प्रोवाइड कर दिए गए, राइट टू वर्क प्रोवाइड किया गया। बहुत सारी वहाँ पे वर्कशॉप सेटअप की गई जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। अब जो इवेंट था सिलेसिया में वो कैसे हुआ था, 1845 में जो रिवोल्ट हुआ था वीवर्स का सिलेसिया में, जो वीवर्स थे उनको कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उनको फिनिश टेक्सटाइल के लिए सप्लाई ऑर्डर्स देते थे। पर उन्होंने ड्रास्टिकली अपनी पेमेंट्स को रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से जो वीवर्स थे वो चाहते थे कि उनकी पेमेंट्स बढ़ जाए। वीवर्स ने मार्च करना स्टार्ट किया जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके घर के तरफ और हाई वेजेस को डिमांड किया, और उनकी विंडोज़ जो थी मैंशंस की उसको स्मैश कर दिया गया, फर्नीचर को स्मैश कर दिया। उन्होंने सप्लाईज ऑफ क्लॉथ को भी प्लंडर कर दिया, यानी कि कम कर दिया थोड़ा। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उस समय वो वहाँ से उस प्लेस को छोड़ के चले गए, पर जब वो 24 आवर्स लेटर आए तो 11 वीवर्स की डेथ करने में कामयाब रहे आर्मी की मदद से। 1848 की जो लिबरल्स की रिवॉल्यूशन हुई थी मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास ने की। जो यूरोप के पार्ट्स थे वहाँ इंडिपेंडेंस नेशंस अभी भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो मैन और वुमेन जो थे लिबरल मिडिल क्लास के, उन्होंने अपनी डिमांड्स को कंबाइन किया फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नेशनल यूनिफिकेशन, प्रेस की फ्रीडम के लिए और एसोसिएशन की फ्रीडम्स के लिए। जर्मन रीजन्स में जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स की, बिजनेसमैन्स की, प्रोस्पेरस आर्टिशंस थी, वो टुगेदर एक सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में आए जो कि जर्मन में थी, और उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया। 18 मई 1848 में लगभग 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए उन्होंने मार्च किया, जो कि कहाँ हुई थी, चर्च ऑफ सेंट पोल में। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मन नेशन के लिए जो मोनार्की को सब्जेक्ट कर रहा था पार्लियामेंट के थ्रू। उन्होंने क्राउन ऑफर किया था किंग ऑफ रशिया फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, बट उन्होंने रिजेक्ट करा और वो अपोज करने के लिए दूसरे मोनार्क के साथ ज्वाइन हो गए। पार्लियामेंट जो थी वो एजुकेटेड मिडिल क्लास से पूरी डोमिनेंस थी, इसलिए वो आर्टिशंस और वीवर्स की डिमांड को इग्नोर करती थी, इसलिए ग्रेजुअली उन्होंने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। अल्टीमेटली ट्रूप्स एंड में आए और उस आर्मी को डिस्बैंड कर दिया गया।
वुमेंस का रोल क्या था? लिबरल मूवमेंट से जो वुमेंस को राइट प्रोवाइड करने का जो मैटर था वो बहुत ही डिस्प्यूटेड वन था, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वुमेंस को राइट मिले। वुमेंस ने बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस को फॉर्म किया, न्यूज़पेपर फाउंड किया, पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी पार्ट लिया, डिमॉन्स्ट्रेशन में भी पार्ट लिया, बट तब भी उनको राइट टू वोट जब जर्मन की असेंबली फॉर्म हुई थी, फ्रैंकफर्ट असेंबली, उसमें भी नहीं दिया गया। उनको बस एक वुमेंस को एक विजिटर ऑब्जर्वर्स की तरह विजिटर गैलरी में स्पेस दिया गया था। अब इन सब से जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन हुई, इससे कंक्लूजन क्या आता है? अब कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थे उन्होंने लिबरल्स की मूवमेंट्स को सप्रेस करने में तो कामयाब रहे थे, पर उन्हें ये भी लगा कि वो पहले की तरह रिस्टोर नहीं कर पाएंगे मोनार्की को, इसलिए उन्होंने कुछ कंसेशंस यानी कि रियायतें देना स्टार्ट कर दिया लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज़ को। जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि अबॉलिशमेंट किया सेप्टम का यानी कि स्लेवरी का, और बॉन्डेड लेबर, मतलब कि जो लेबर्स को बॉन्ड किया जाता है कि तुम ये काम करो उसके लिए, और जहाँ पे हैब्सबर्ग डोमिनेशंस में और रशिया में, जो कि पहले से इंट्रोड्यूस हो गया था वेस्टर्न यूरोप में बिफोर 1850। 1867 में जो हैब्सबर्ग रूलर थे उन्होंने वहाँ के जो हंगेरियन पीपल वहाँ रहते थे उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस को प्रोवाइड किया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।